हेलो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस ठंड मौसम में आप गर्मी के बेताज के बादशाह होंगे आप लोग। और आज आप लोग को हम गर्मी लेकर आए हैं इस ठंडे के मौसम में। नॉन हिंदी वाले बच्चों के लिए आज हम लोग टॉपिक है बाल गोविंद भगत। लेसन नंबर शायद 4 होता है, जो भी हो टॉपिक नंबर 4 हो। तो नॉन हिंदी वाले बच्चों को आज हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत के अंतर्गत जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वायरल ऑब्जेक्टिव है, बीबीए ऑब्जेक्टिव है, जो 2024 में छपने वाले ऑब्जेक्टिव है, उन तमाम ऑब्जेक्टिव को आज धुआं 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 करेंगे। ठीक है, तो बात लंबी नहीं, चलते हैं डायरेक्ट काम पर। और देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बाल गोविंद भगत चैप्टर के अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन कौन आता है इस डिस्प्ले पर। तो चलिए उस क्वेश्चन के लिए मैं डिस्प्ले को थोड़ा सा घुसाना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में पूरा पूरा पूर्ण रूपेण आपके लिए तैयार है। कहते क्या है, चलिए आइए कहते क्या है। आपके लिए क्वेश्चन आया है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े थे बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर। कितने थे? 60 से ऊपर। पुनः नए क्वेश्चन को देखेंगे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? भगवान, अल्लाह, साहब, फकीर। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो इसको साहब मानते थे। क्या मानते थे मेरे दोस्तों? साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विद्या है? बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विद्या है? कथा है, उपन्यास है, डायरी या रेखा चित्र है? तो बताइए तीन का मेरे दोस्तों क्या होगा। तो बाल गोविंद कौन सी विद्या है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? कवि, संत, गृहस्थ, फकीर। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पेशे से क्या है? वो पेशे से गृहस्थ है। क्या है मेरे दोस्तों? पेशे से गृहस्थ है। पेशे से गृहस्थ है। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, पंत, महादेवी। देखिए बाल गोविंद भगत किसकी रचना है मेरे दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो आप आंसर नंबर ए को लॉक कीजिएगा। किसको लॉक कीजिए मेरे दोस्तों? आंसर नंबर ए को लॉक कीजिएगा। ठीक है, गोदी में पीवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे न गाते। एक गीत है। क्या है कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे। यानी इस गीत को कौन गाते थे? कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर या बाल गोविंद भगत? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, कौन गाते थे मेरे दोस्तों? तो गाते थे बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत गाते थे। भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास, बिहारी, अरुण कमल, प्रेमचंद। तो भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि कौन है? इसमें से ध्यान दीजिए। भक्ति काल के कवि कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? कबीरदास है। क्योंकि कबीरदास को बाल गोविंद भगत क्या मानते हैं? साहब मानते थे। किसके आदर्श पुरुष मानते थे? कबीरदास को। उसके आदर्श पे चलते थे, उसके पठन क्या कहते, उसके रहन सहन पर चलते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि भक्ति काल के कवि कौन है? कबीरदास। बाल गोविंद भगत का बेटा था। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वह बुद्धिमान था या सुस्त था या मोटा था या दुबला पतला था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? बाल गोविंद भगत का तो एक बेटा था, वह भी बेटा जो था सुस्त था। क्या था? सुस्त था। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? देखो इसका जवाब तो मैं पहले बता दिए थे कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। 1 2 3 4। बताइए बाल गोविंद भगत के केवल एकलौता पुत्र एक
बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? केवल एक बेटे थे और वह भी सुस्त था। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे या सर पीटने लगे। तो अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, बेहोश हो गए या गाने लगे या सर पीटने लगे। आप लोग 10 का आंसर बताइए मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या होना चाहिए? तो ये गाने लगे। जब बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर गया, वो बेचारे गाने लगे। बाल गोविंद भगत की पतोह थी करकसा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। यानी बाल गोविंद भगत का जो पुतौह थे वह किस प्रकृति की थी? किस प्रकृति की मेरे दोस्तों थे? सुशील थी। क्या थी? सुशील। यानी सुशील का मतलब होता है संस्कारी, आज्ञाकारी, पालन करने वाले, उपदेश पे चलने वाले। ठीक है। और आजकल के नारी बाप रे चलाता है गाड़ी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे की शादी के दिन, बेटे के जन्म के दिन। इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष है। ये संगीत से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत प्रेम रखते थे। लेकिन किस दिन इसका रिजल्ट आपके सामने में आया? जिस दिन इसका बेटा इस दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी आपको बेटे की मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा कर बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, मंदिर में। बताइए हल्ला करके, आप लोग मुस्कुरा के थोड़ा गा के बताइए क्या होना चाहिए? कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा कर बैठते थे? तो मेरे दोस्तों घर के आंगन में, घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर साहब के आदर्श पर चलते थे, उसके नियम को पालन करते थे, उसके संसार क्या कहते उसके संस्कार पर चलते थे। यानी कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि उसके आदर्श पर चलते थे, यानी आदर्शों पर, यानी उसके पथ पर चलते थे, कबीरदास के पथ पर चलते थे। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? कहते हैं कि बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? यानी मरने के बाद जो आग देने, आग यानी अग्निदान में किसने भाग लिए, है ना? यानी बाल गोविंद भगत का बेटा जो मर गया तो उस अग्निदान में किसने भाग लिया था? उनकी पुतोह ने, उनके भतीजे ने, स्वयं बाल गोविंद भगत ने, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा किसने आग देने का काम किया था? उनके पुतोह ने। उससे वह यानी उसके पत्र क्या कहते हैं पुत्र का पत्नी, यानी बाल गोविंद भगत के पुतोह खुद आग दिए थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी संस्कृति का, परंपरा का थोड़ा उल्लंघन हुआ था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति सभ्यता के अनुसार जब अग्निदान का जब पारी आता है, जब बारी आता है, तो बड़े ज्येष्ठ बेटा इसमें भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन भाग लिया है? उसकी पत्नी, यानी बाल गोविंद भगत के पुतोह। इसलिए लिया है कि बाल गोविंद भगत यहाँ पर यह संकेत देना चाहता है कि एक ही माँ के गर्भ से, एक ही माँ की काया से पुत्र भी पैदा होता है, पुत्री भी पैदा होती है। तो ये अंतर कहाँ से पैदा हो गई है? जिस माँ के गर्भ से बेटा भी पैदा होता है, उसी गर्भ से बेटी भी पैदा होती है। तो दोनों के लिए नियम सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए आसमान सेम है, धरती सेम है, पानी सेम है, आग सेम है, अनाज सेम है। जब सब चीज सेम है, ये नियम को बनाने वाले क्यों अंतर पैदा कर दिया? इसलिए हम नहीं मानते हैं इस रूढ़िवादी को, हम नहीं मानते इस परंपरा को। हम चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, अग्निदान में कोई भी भाग ले सकता है। क्योंकि जब जन्म देने वाले एक हो सकती है, तो फिर नियम दो तरीका के क्यों पैदा हो सकती है? इसलिए वह अपने बेटा को जो अग्नि यानी मुखाग्नि दिलवाए, वो किनसे दिलवाया? उनकी पुतोह, यानी अपने पुतोह से। कलम का जादूगर किसका उपनाम है? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों,
कलम का जादूगर। राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर, और कथा का सम्राट जो होता है वह होता है आपको मुंशी प्रेमचंद। कथा का सम्राट क्या, कथा का सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसका उपनाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, घूमने, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक साल जो है बाल गोविंद भगत 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत खंजरी बजाते बजाते डॉट डॉट थे, यानी बाल गोविंद भगत खंजरी बजाते बजाते रो पड़ते थे, बेसुध हो जाते थे, नाच उठते, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत खंजरी बजाते बजाते क्या करने लगते थे मेरे दोस्तों, तो कभी कभी नाचने लगते थे, यानी नाच उठते थे। क्या करने लगते थे, नाच उठते थे। कमली शब्द का अर्थ है कंबल, सुंदर, सीढ़ी, सहारा। कमली शब्द का अर्थ है 19 नंबर को देखिए, कमली शब्द का अर्थ मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों कंबल होता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है ठंड के मौसम में काला कंबल ओढ़कर काम चलाते थे। ठीक है, आइए नए क्वेश्चन को देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे, यानी उसके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था उसे कहाँ जाकर रखते थे, कबीर पंथी मठ में, हनुमान मंदिर में, शिवालय में, अनाथ अनाथालय में, यानी अनाथ आश्रम में। ठीक है, तो वह अपने खेत में जो पैदा होता था अनाज उसको कहाँ जाकर रखते थे, इधर ध्यान दो, कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, कबीर पंथी मठ में जाकर वह भेंट चढ़ाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी, कार्तिक माह में, फागुन माह में, चैत माह में, बैसाख माह में। यानी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी, कब शुरू होती थी, कार्तिक माह में शुरू होती थी और फागुन में जाके खत्म हो जाती थी। यानी कब शुरू होती थी, कार्तिक माह में। कब, कार्तिक माह में। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, सफेद, लाल, नारंगी, काली। मेरे दोस्तों कौन सा, काली कमली, काली कमली। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, ये क्वेश्चन इससे पहले आया था, लैंग्वेज चेंज है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, अपने घर, राजा के यहाँ, साहब के दरबार में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए, 23 का जवाब साहब के दरबार में। कहा, साहब के दरबार में। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी डॉट डॉट कर देती थी, निर्मल, स्वच्छ, शीतल, बोझिल। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उष्ण भरी शाम को क्या कर देते थे, 24 में क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, खाली स्थान में बताइए, क्या कर देते, गर्मी के मौसम में भी शीतल कर देती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी, मैंने क्या बताए, कार्तिक से शुरू होता था और कहाँ तक, फागुन तक। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी, कार्तिक तक, फागुन तक, चैत तक, बैसाख तक। मेरे दोस्तों फागुन तक। शुरू कहाँ से होता था, कार्तिक से। बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे, कबीर के, तुलसी के, राम नाम के, कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत किसके गीत को गाते थे, किसको गीत को, कबीर को, क्योंकि कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे।
साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था। यानी साहब के घर और बाल गोविंद भगत साहब के घर के बीच की दूरी क्या है, ये बात कर रहा है। ठीक है, कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं कि साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था। 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस। तो बता दीजिए कितना कोस होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों। 4 कोस। कितने कोस था? 4 कोस। एक बार थोड़ा सा देख लेना, मरने के बाद भी तुम नहीं भूलोगे। लेकिन तुम अभी नहीं मरोगे, कम से कम 200, 300, 1000 साल जियोगे। ठीक है, चलिए आइए। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी? नाटे, लंबे, मझोले, विशाल। यानी बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? किस कद के? किस कद? कद माने लंबाई, जैसे हम देखे थोड़ा छोटा है ना जी, तो किस कद के थे? मझले कद के थे, है ना। मझोले यानी जिसको मेझला बोलते हैं, यानी बीच वाले, है ना जी, मिडिल ऑर्डर में थे। रूढ़िवादित हमारे समाज के लिए कलंक ही नहीं, डॉट डॉट है, वरदान है, गुण है, अवगुण है, अभिशाप है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा क्या होना चाहिए कि रूढ़िवादित हमारे समाज के लिए कलंक ही नहीं, अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अभिशाप है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, किस पाठ की पंक्ति है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? बाल गोविंद भगत चैप्टर की है। और इसका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है, जिसे कलमों का जादूगर कहा जाता है। और बात आए कथा का सम्राट, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत किसको आदर्श मानते थे? कबीर को। किसका गीत गाते थे? कबीर को। प्रत्येक वर्ष 30 को कहाँ जाते थे? गंगा स्नान को जाते थे। कितने बेटे थे? एक बेटे थे। चलिए नए क्वेश्चन को देखते हैं। और मेरे दोस्तों, औरतें कलेवा लेकर डॉट डॉट पर बैठी है। औरतें कलेवा लेकर यानी मेड पर, खेत, द्वार, इनमें से कोई नहीं। औरत कलेवा लेकर कहाँ पर बैठी है? कहाँ पर बैठी है मेरे दोस्तों? मेर यानी आयर जिसको हम लोग कहते हैं। कलेवा का मतलब होता है खाना, जल ये सब जो बोलते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है। किसकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है? किसकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है मेरे प्यारे दोस्तों? दिनकर नेपाली गफूर यानी बाल गोविंद भगत होना चाहिए। किसकी? बाल गोविंद भगत की। किसी से भी टूक बात करने में संकोच नहीं करते। किसी से भी डॉट डॉट, तो किसी से भी 2, 3, 4, 5 बताइए। किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते। यानी बाल गोविंद भगत महोदय जो है, किसी से भी 2 टूक यानी 2 को बात करने में भी किसी से शर्माते नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। 2, गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला कौन बांधे रहते थे? गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला कौन बांधे रहते थे? बाल गोविंद भगत, कबीर, दिनकर, इनमें से सभी। तो 34 का जवाब दीजिएगा कौन? बाल गोविंद भगत। बांधे रहते भगत, क्या होगा? बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत। रुक दिया। चलिए पुनः देखिए क्या आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दिलों के सुकूनों। बाल गोविंद भगत राम नंदी डॉलर लगाते थे। बाल गोविंद भगत राम नंदी तिलक लगाते थे, निशान लगाते थे, चंदन लगाते थे, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? चंदन लगाते थे। क्या? चंदन। तो बाल गोविंद भगत राम नंदी चंदन लगाते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में हुआ था? अब बताइए। कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में हुआ था? बेनीपुरी गांव में, रासो में, लम्ही में, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का क्या हो जाएगा? ए। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में कभी परिचय नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलिए आइए। राम वृक्ष बेनीपुरी निम्न से क्या लिखते थे? रेखा चित्र, कहानी, निबंध, इनमें से सभी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है क्या लिखते थे? तो ये निबंध भी लिखता था, कहानी भी लिखता था, रेखा चित्र भी लिखता था, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे।
राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ? 1960 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा सोचे कि दे देते हैं। 1968 में इसका देहांत हुआ था। सुभग शब्द का अर्थ है, सुभग, सुभग शब्द का अर्थ है सुंदर, खराब, सहारा, इनमें से कोई नहीं। तो सुभग शब्द का अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों, 39 का जवाब दीजिएगा, क्या होगा आप ही लोग बताइए कि सुंदर। सुभग शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। संबल शब्द का अर्थ है, संबल शब्द का अर्थ है कंबल, सहारा, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। बताइए संबल शब्द का अर्थ जो होता है 40 नंबर का बताना है कि संबल शब्द का अर्थ क्या होता है। संबल का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा होता है। और आज हम लोग बाल गोविंद भगत को भी हम लोग देख लिए। द एंड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि आज हम लोग बाल गोविंद भगत के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सभी को आज हमने देखे और अच्छे तरीका से समझ गए। एक बार आप लोग रीडिंग दे दीजिएगा, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव माइंड में एक्टिव हो जाएगा। बीच बीच में आप उसको अप टू डेट करते रहिएगा। जिस प्रकार एक मोबाइल को अप टू डेट करते हैं उसी प्रकार आपको सिलेबस को, आपके टॉपिक को अप टू डेट करना होगा। तो बाल गोविंद भगत जो है इस रेखा चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता है कि इंसान जब पृथ्वी पे आया है तो इस दुनिया को अलविदा कहना ही है। जब जिसका जन्म हो चुका है इस धरती पर वह एक दिन इसको छोड़ कर जाएगा, इसलिए हमें मोह माया की जाल में नहीं रहना है। जो मनुष्य का कर्तव्य है उस पथ को अपनाना है, यानी अपने आप को ये साबित करना चाहता है दुनिया से कि मरने के बाद इंसान को उत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि यदि मरने के बाद यदि हम रोते हैं और रोने से यदि इंसान जिंदा हो जाएगा तो हम लोग किराया पर, हम लोग भाड़ा पर लाएंगे कि चलिए मेरे यहाँ थोड़ा रो दीजिए, चलिए मेरे यहाँ थोड़ा रो दीजिए, रोने से जिंदा हो जाएगा। एकदम समझ जाओ किराया पर रोने के लिए हम लोग लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़ा सत्य है, जिसने जमीन को चुमा है उसको एक दिन छोड़कर जाना ही है। ये रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर ये बाल गोविंद भगत ये बताना चाहता है कि हिंदू धर्म के परंपरा में जो अग्निदान में हिस्सा लेते हैं बड़े पुत्र, ये हम मानते हैं सही है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बड़े पुत्र हो चाहे वह बड़ी पुत्री हो, ये यानी औरत का भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक ही गर्भ से दोनों पैदा होते हैं। जब जन्म लेने वाले एक दोनों यानी पुत्र और पति, पुत्र और पुत्री जब एक ही गर्भ से पैदा होते हैं तो फिर अंतर किस बात की, अंतर किस बात की। मेरे प्यारे बच्चों ये तमाम रूढ़िवादी को एकदम जोर से बाल गोविंद भगत ने चाहा कि नहीं किसी भी तरह से हम इसको हटा देना चाहता हूँ, परंपरा को उल्लंघन करने का प्रयास किया है, यानी हम लोग रूढ़िवादी में पढ़े हैं। तो इस पाठ पुस्तक से हमें ये सीख मिला है, इस पाठ पुस्तक से हमें ये सीख मिला है कि परंपरा को ढोना नहीं है, जो सत्य है उस सत्य के राह पर चलेंगे। चलिए मैं इन्हीं बानी के साथ में आप लोगों के बीच से विदा होने वाला हूँ, यानी हो रहा हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार को स्वीकार कीजिए। पुनः नए लेक्चर में मिलेंगे, नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।